बिग सोचो में खुश आमदीद। मालदोवा और यूक्रेन के दरमियान और डिनिएस्टर रिवर के मशरकी किनारे पर आबाद ये दुबला पतला सा खिता ट्रांसनिस्ट्रिया है। इस रीजन का रकबा महज 4000 मरबा किलोमीटर के लगभग है, जो मालदोवा के 12% से कुछ ज़ायद बनता है। टेक्निकली तो ये इलाका मालदोवा का हिस्सा है, लेकिन दर हकीकत यहाँ मालदोवन हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं, बल्कि ये रशियन कंट्रोल्ड एरिया है। 1990 की दहाई के अवाइल ही से एक मुख्तसर जंग के बाद से इस रीजन ने अपनी खुद मुख्तारी डिक्लेयर कर रखी है, जिसे कोई भी अहम मुल्क तस्लीम नहीं करता। अगर आपको कभी ट्रांसनिस्ट्रिया जाने का मौका मिले तो ये यूरोप में एक बहुत बड़ा सा रशियन आउटडोर म्यूज़ियम मालूम होता है। यहाँ आपको जगह जगह व्लादिमीर लेनिन के स्टैचूज़ के अलावा हथौड़े और दरामदी की इलामतों से मुज़य्यन झंडे बड़ी तादाद में देखने को मिलते हैं। रूस से सैकड़ों मील दूर इस छोटे से इलाके पर रशियन कल्चर और सियासी कंट्रोल की एक गहरी छाप है। बाज़ लोग इस रीजन को मालदोवा का डॉनबास रीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ रूस के लिए बहुत ज़्यादा हमायत मौजूद है। यहाँ पर मौजूद रशियन नस्ल कुल आबादी का तकरीबन 29.1% हैं। इसके बाद मालदोवंस की परसेंटेज 28.6% और यूक्रेनियन नस्ल के लोग 22.9% इस खिते में आबाद हैं। डॉनबास रीजन दरअसल ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका है, जहाँ दहाइयों से रशियंस के लिए हमायत मौजूद रही है और हालिया रूस यूक्रेन जंग के बाद से इस यूक्रेनियन रीजन पर रशियन फोर्सेस का कंट्रोल भी है। इसी मुनासबत से ईस्टर्न मालदोवा के इस मशरकी खिते को भी बाज़ माहिरीन डॉनबास रीजन ही कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस एरिया में 1500 के लगभग रशियन सोल्जर्स भी ज़मीन पर मौजूद हैं। जनवरी 2024 में मालदोवन हुकूमत ने ट्रांसनिस्ट्रिया से होने वाली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पर नए भारी टैक्सेस आयद किए तो प्रो रशियन ट्रांसनिस्ट्रियन और प्रो वेस्टर्न मालदोवन इलाकों के दरमियान टेंशन्स बढ़ गईं। दरअसल मालदोवा 27 मुल्की इत्तेहाद यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने का ख्वाहां है और वो अपनी मईशत को EU के साथ ही अलाइन करना चाहता है। ये नए टैक्सेस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थे। इससे जाहिर है ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन के शहरियों के कंसर्न्स में इजाफा हुआ और उन्होंने फरवरी 2024 के आखिर में कांग्रेस मीटिंग के बाद रूस से अपील की कि उन्हें मालदोवन हुकूमत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इन हालिया डेवलपमेंट्स के बाद मगरबी दुनिया में एक बहस छिड़ गई कि क्या रूस का अगला टारगेट अब मालदोवा हो सकता है या होगा। मगरबी दुनिया की ये अफरा तफरी बिला वजह नहीं थी, बल्कि इसके पीछे भी एक वजह थी। वो ये कि फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इससे पहले ईस्टर्न यूक्रेन के डॉनबास रीजन के बागियों ने भी रूस से इसी किस्म का मुतालबा किया था। रशियन हमले की जहाँ कई और माकूल जस्टिफिकेशंस थीं, उनमें से एक ये भी थी कि रशियन हमायत याफ्ता यूक्रेनियन रीजन्स अपनी आज़ादी के लिए रशिया को मुदाखलत की बाकायदा तौर पर दावत दे रहे थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या रूस ट्रांसनिस्ट्रिया की अपील पर मालदोवा पर भी हमला कर सकता है? इस बात के कितने इम्कानात हैं? तो दोस्तों, इस बारे में माहिरीन का ख्याल है कि रूस का जल्द ऐसा करने के चांसेस तो नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रांसनिस्ट्रियन रीजन बराह रास्त रशियन बॉर्डर लैंड से दूर है। दरमियान में यूक्रेन बहरहाल फ़िलहाल तो हाइल है, अगरचे रशियन फोर्सेस रसो यूक्रेन वार में ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न यूक्रेन में काफ़ी हद तक कामयाबियां हासिल कर चुकी हैं, लेकिन अब भी मालदोवा के इस बागी रीजन से रशियन फोर्सेस काफ़ी दूर हैं। लिहाजा रूस इस वक्त यूक्रेन ही में अपनी जंग पर फोकस किए हुए है और वो अपने लिए एक नया महाज हरगिज़ खोलना फौरी तौर पर पसंद नहीं करेगा। यही वजह थी कि ट्रांसनिस्ट्रिया के रशियन मदाखलत के मुतालबे पर अगले रोज़ जब व्लादिमीर पुतिन ने अपना बयान जारी किया तो उन्होंने इस बागी रीजन की सूरत हाल से मुतल्लिक कोई ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन क्या रूस 3 दहाइयों से सर्द खाने में पड़े इस कन्फ्लिक्ट से बिल्कुल ही सरफ़े नज़र किए रखेगा, जो अब इस रीजन में एक दफ़ा फिर सर उठा रही है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस बारे में कुछ माहिरीन का ख्याल है कि रूस कोई बड़ी ना सही लेकिन कोई हल्की फुल्की कार्रवाई ज़रूर कर सकता है।
ٹرانسنسٹرین کانگریس کی جس میٹنگ کے بعد رشیا سے مداخلت کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ اس سے پہلے آخری بار 2006 میں منعقد ہوئی تھی، اور یہ کبھی کبھار ہی کسی بہت ہی اہم اور انتہائی بڑے ایشو پر رائے حاصل کرنے کے لیے کال کی جاتی ہے۔ دوستو، روس ایسٹرن یوکرین کے کنٹرول میں لیے گئے علاقوں کے علاوہ جنوبی یوکرین کا اوڈیسا ریجن بھی اپنے زیر اثر کر کے یوکرین کی بلیک سی تک رسائی کو مکمل طور پر بند کرنا چاہتا ہے۔ اس سے جہاں یوکرین کی بلیک سی تک رسائی کا خاتمہ ہوگا، وہیں مالدووا کا یہ مشرقی پرو رشین ریجن بھی اس علاقے کے ذریعے روس سے منسلک ہو جائے گا اور روس کے کنٹرول میں بھی آنے کے اس کے امکانات ہو جائیں گے، جس تک ابھی تک تو براہ راست رسائی رشین فورسز کی ظاہر ہے ممکن نہیں، کیونکہ درمیان میں یوکرین کا علاقہ ہے۔ ڈیفنس منسٹری آف رشیا اس بارے میں واضح طور پر اعلان بھی کر چکی ہے۔ دوستو، ولادیمیر پوٹن کی ریپوٹیشن ایسی ہے کہ وہ رشین اسپیکن ٹرانسنسٹرین شہریوں کے تحفظ کے لیے کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ وہ ماضی میں بھی ایسا کر چکے ہیں۔ حالیہ روس یوکرین جنگ کے علاوہ وہ 2008 میں جارجین باغی علاقوں کی جنگ میں بھی حمایت کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مالدووا کے حوالے سے انہوں نے 2023 میں اپنے 2012 کے ایک اعلامیہ کو بھی منسوخ کر دیا تھا۔ 11 سال پہلے جاری کیے گئے اس ڈاکومنٹ میں روس نے ٹرانسنسٹرین کنفلکٹ کے حل کے دوران مالدوون خود مختاری اور سالمیت کا احترام کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے تب تک جنگ کا آپشن زیر غور نہیں تھا، لیکن اس اعلامیہ کی منسوخی اس بات کی نشاندہی ہے کہ پیوٹن اگر مستقبل قریب یا بعید میں چاہیں تو مالدووا پر حملے کا حکم بھی دے سکتے ہیں۔ یہ اس ایشو کے حوالے سے ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے۔ اگرچہ پچھلے کئی سالوں سے اس ریجن میں جاری کنفلکٹ ایک فروزن کنفلکٹ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، یعنی یہاں کوئی ایکٹیو ملٹری مہم نہیں چل رہی تھی، لیکن حالیہ ڈیولپمنٹس کسی ایسکیلیشن کا اشارہ دے رہی ہیں۔ روس ٹرانسنسٹرین ریجن کو سستے داموں گیس بھی فراہم کرتا ہے، لیکن یہ گیس یوکرینین سرزمین سے ظاہر ہے فلو کر کے ہی مالدووا تک پہنچتی ہے۔ رشین گیس ٹرانزٹ کا معاہدہ دسمبر 2024 میں ختم ہو رہا ہے، اور یوکرین نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ اس معاہدے کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے۔ اس سے ٹرانسنسٹریا خطے کی پہلے سے بڑھی ہوئی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جنگ کے بعد سے یوکرین کے ساتھ اس کا تجارتی حجم پہلے ہی گر چکا ہے۔ مالدووا نے بھی امپورٹ ایکسپورٹ پر بھاری ٹیکسز عائد کر رکھے ہیں، لہٰذا ایسے میں روس کم از کم ڈینیسٹر دریا سے یا پھر ڈینیوب دریا سے جنوبی مالدووا کے راستے ٹرانسنسٹریا خطے تک رسائی کا راستہ ضرور سیکیور کرنا چاہے گا۔ دوستو، شمالی ٹرانسنسٹریا میں سوویت دور کا ایک بہت بڑا اسلحے کا ڈپو بھی موجود ہے، جہاں اندازوں کے مطابق 20,000 ٹن تک گولہ بارود موجود ہے۔ لہذا اس کی سیکیورٹی کے لیے رشین اسپیکنگ شہریوں کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے جواز کی بنیاد پر روس کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے آخر میں اس طرف بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ اس ریجن میں تنازع کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور کیسے رشین لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے جو اب مالدووا سے آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مالدووا کے قیام کی بنیاد 14ویں صدی میں رکھی گئی، جب اس ریجن میں پرنسپلٹی آف مالدوویا کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ علاقہ کارپیتھین ماؤنٹین سے لے کر ڈینیسٹر دریا کے مغربی کنارے تک پھیلا ہوا تھا، لیکن دوستو، ڈینیسٹر دریا سے مشرق کا علاقہ جو اس تنازع کی بنیاد ہے وہ تب مالدوویا کا حصہ نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں آج کے اس متنازعہ ریجن کا شمالی حصہ پولش لیتھوانا جبکہ جنوبی حصہ کریمین خانیت کا پارٹ تھا۔ آنے والی صدیوں میں عثمانیوں نے مالدوویا کو اپنی ماتحت ریاست بنا لیا۔ مشرق میں گرینڈ ڈیوچی آف ماسکو نے بھی اپنا عروج پایا اور رشین امپائر وجود میں آ گیا۔ 18ویں صدی میں جب رشین امپائر اور خلافت عثمانیہ کے بارڈرز ایک دوسرے سے مل گئے تو روس نے مغرب کی طرف جبکہ عثمانیوں نے مشرق کی طرف اپنا کنٹرول بڑھانے کے لیے آپس میں کئی جنگیں لڑیں۔ روس بہرحال ڈینیسٹر دریا سے مغرب میں پروٹ دریا تک کا علاقہ 1812 میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دو دریاؤں کے اس درمیانی ریجن کو بیسارابیا کا نام دیا گیا۔ 1859 میں باقی بچے مالدوویا اور دوسری پرنسپلٹی ولاکیا کو ملا کر رومانیہ کا قیام عمل میں آیا۔
बेसारबिया का इलाका 19वीं सदी में रशियन कंट्रोल में ही रहा, लेकिन 1917 में जब रशियन इनकलाब का आगाज़ हुआ तो सब कुछ तब्दील हो गया। रशियन एम्पायर टूट फूट का शिकार हुआ और इसे कई बॉर्डर्स रीजन से अपना कंट्रोल छोड़ना पड़ा। इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए रोमानिया ने डेनिएस्टर दरिया से मगरिब का यानी बेसाराबिया का इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया, जबकि मशरकी रीजन्स पर यूक्रेनियन फोर्सेस का कंट्रोल कायम हो गया। 1922 में जब सोवियत यूनियन का क़याम अमल में लाया गया तो यूक्रेन ने भी इसे एक रिपब्लिक के तौर पर ज्वाइन कर लिया। अब सोवियत यूनियन ने बेसारबिया का इलाका, जो अब रोमानिया का हिस्सा बन चुका था, इसे वापस हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। 1924 में रूस ने मौजूदा ट्रांसनिस्ट्रिया के अलावा कुछ मज़ीद यूक्रेनियन इलाकों को मिलाकर मोल्देवियन ऑटोनोमस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, ये इलाका सिर्फ नाम की हद तक ही मोल्देवियन था, बाकी यहाँ यूक्रेनियन लोग ही अक्सरियत में आबाद थे। सोवियत यूनियन ने ऐसा सिर्फ बेसारबिया रीजन पर वापस अपना दावा साबित करने के लिए किया था, जो अब रोमानिया का हिस्सा बन चुका था। बेसारबिया, जैसा कि हम पहले ही जान चुके, प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोल्देविया का हिस्सा हुआ करता था। 1940 में सोवियत यूनियन ने बिलाखिर रोमानिया से बेसारबिया का रीजन वापस हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। इसके बाद रीजन के शुमाली, मशरकी और जनूबी इलाके यूक्रेन के हवाले करते हुए रूस ने नए बॉर्डर ड्रा किए और यूं मॉडर्न मोल्दोवा वजूद में आ गया, जिसे 1940 में ही सोवियत यूनियन इत्तेहाद का हिस्सा बना लिया गया। मॉडर्न मोल्दोवा में मौजूद ट्रांसनिस्ट्रिया का इलाका भी शामिल था। जंग अज़ीम दोम के बाद सोवियत यूनियन ने यहाँ एथनिक रशियंस को लाकर आबाद करना शुरू कर दिया ताकि डेमोग्राफी को अपने हक में किया जा सके। आने वाली दहाइयों में रशियन ज़ुबान को रोमेनियन ज़ुबान के अलावा मोल्दोवा में सरकारी ज़ुबान की हैसियत हासिल हुई। सोवियत यूनियन का कंट्रोल इस खित्ते में मजबूत हुआ तो रशियंस अहम हुकूमती ओहदों पर भी बराजमान होने लगे, जिस पर जाहिर है मोल्दोवन लोग खुश नहीं थे। इस दौरान ट्रांसनिस्ट्रियन रीजन में इंडस्ट्री भी खूब फली फूली, जबकि बाकी मोल्दोवा ज़्यादातर ज़राअत पर ही इन्हसार करता रहा। इस सब के बावजूद ज़्यादातर इस खित्ते में अमन ही रहा, लेकिन 1980 की दहाई में जब नेशनलिज्म की हवा चली तो मोल्दोवा ने भी सोवियत यूनियन से अलहदगी का मुतालबा शुरू कर दिया। इसके अलावा मोल्दोवन हुकूमत ने रशियन लैंग्वेज का ऑफिशियल स्टेटस भी ख़त्म कर दिया। इन इक़दामात ने मशरकी रीजन में आबाद रशियंस के कंसर्न में इजाफा किया। 1991 में सोवियत यूनियन बिलाखिर टूट गया और मोल्दोवा एक अलग मुल्क बन गया। 1992 में मोल्दोवा जब यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना तो ट्रांसनिस्ट्रियन रीजन में जारी सिविल वार पहले से भी तेज़ हो गई। इस जंग का खात्मा तो जल्द ही हो गया और इलाके का कंट्रोल रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस ने संभाल लिया, लेकिन जंग के बाद से ट्रांसनिस्ट्रियन रीजन ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर रखा है। दोस्तों, तब से लेकर अब तक 3 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और इस इलाके पर रूस ही का कंट्रोल है। ये दौर भी ज़्यादातर पुरअमन ही रहा, लेकिन हालिया रूस यूक्रेन जंग के बाद इस तनाज़े ने एक दफ़ा फिर सर उठाया है और अब देखते हैं कि इस मसले का क्या हल निकलता है। दोस्तों, मोल्दोवा के बारे में ये थी हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो मालूमाती लगी तो इसको शेयर करें। इसके अलावा किसी दिलचस्प टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो करें तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करें। इस तरह की तहकीकाती मालूमाती वीडियोस मुस्तकबिल में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।